दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बुद्धि के कंसेप्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, स्टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें मनोविज्ञान की भूमिका है, यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, बुद्धि एक ऐसा सब्जेक्ट है, बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टर्म है जो आम जनजीवन में बहुत प्रयोग होते हैं। तो बुद्धि के प्रति आपकी समझ जो कुछ भी है उससे बेहतर होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट ना भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि बुद्धि है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बताएंगे हम कि बुद्धि की परिभाषा क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं, स्वरूप या प्रकृति क्या है, और फिर हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रकार, बुद्धि के प्रकार क्या हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि की चर्चा की है। पी.ई. वर्नर ने भी कुछ इसके प्रकार बताए हैं बुद्धि के, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण एक तैथिक आयु, मानसिक आयु, और जो एक बहुत टर्म आम जनजीवन में भी बहुत प्रयोग होते हैं, काफ़ी प्रचलित शब्द हैं ये, बुद्धि लब्धि, IQ, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, अगर इस पे आप कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहिए, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि बुद्धि जो है एक अमूर्त कंसेप्ट है। अमूर्त कंसेप्ट का मतलब होता है जिसकी कोई रूप आकार नहीं हो, कोई ठोस चीज़ नहीं है जो सामने ला करके हम बता दें कि देखिए ये बुद्धि है। बुद्धि अमूर्त है, इसलिए बुद्धि को कोई देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। ये व्यक्ति के व्यवहारों में, उसके परफॉर्मेंस से प्रकट होता है। इसकी तुलना आप कर सकते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वो पूरी फंक्शनिंग के लिए जवाबदेह होता है। उसी तरह से ये बुद्धि है, व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, और इसे डायरेक्ट कोई भी विधि नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि कोई डायरेक्ट इसको समझ सकता है सीधे तौर पे। जब हम कोई व्यवहार करते हैं, जब कोई क्रियाएं करते हैं, जब हमारे द्वारा कोई एक्शन होता है, तो उस पर समझ में आता है कि इस व्यक्ति का बुद्धि लेवल क्या है, इसमें कितनी बुद्धि है। तो पहली बात ये समझ लेना है क्या, कि बुद्धि एक अमूर्त कंसेप्ट है। ठीक है। बुद्धि इंटेलिजेंसिया शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है समझ, यानी जिसके अंदर जितनी समझ है उसकी बुद्धि उतनी अधिक है। ठीक है। और मनोविज्ञान में बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बुद्धि के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न परिभाषाओं को, विभिन्न अभिव्यक्ति जो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में कहा है, उसको देखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं से शुरू करते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले बोरिंग ने बुद्धि को परिभाषित करने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि बुद्धि की परिभाषा को लिखने के लिए, बुद्धि की परिभाषा को गठित करने के लिए पूरे दुनिया भर में कई वैश्विक आयोजन किए गए कि बुद्धि की कोई परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा निकल करके सामने आए। लेकिन ऐसी कोई परिभाषाएं अभी तक नहीं गठित की गई हो, ऐसा नहीं लिखा जा सका है कि जिस पे सभी मनोवैज्ञानिक सहमत हो। तो बुद्धि की जो आरंभिक परिभाषा दी गई थी, ये बोरिंग के द्वारा दी गई थी। बोरिंग ने सिंपल शब्दों में क्या कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। इंटेलिजेंस वही है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मेजर करता है। बहुत सारे इस पर विवाद हुए कि बुद्धि परीक्षण जो मेजर करता है वो बुद्धि है, तो कौन सा परीक्षण प्रमाणिक माना जाए। तो ये परिभाषाएं ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, और ये वैज्ञानिक कसौटी पे ये परिभाषा खड़ी नहीं थी। उसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। बुद्धि, अवधान, अटेंशन, ध्यान, यानी जिसकी जितनी अटेंशन की कैपेसिटी है, जिसकी जितनी अवधान, कंसंट्रेट करने की क्षमता है, किसी चीज़ पे फोकस करने की क्षमता है, वो उतना ही अधिक बुद्धिमान है। जिसमें ये अवधान की कैपेसिटी जितनी कम है, जिस मात्रा में है, उस मात्रा में उसके पास उतनी बुद्धि समझी जाती है। ये स्कॉट ने कहा है। और बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाले
ये टर्मन है। ये मनोविज्ञान में बुद्धि के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना गया है। अमूर्त चिंतन अभी बात करेंगे इस पे, जब और नीचे आएंगे तो इसके प्रकार पे और जब इसकी विशेषताएं पे चर्चा करेंगे तो हम अमूर्त चिंतन पे बात करेंगे। तो ये अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि, ये किसने कहा है? तो ये टर्मन ने कहा है। ठीक है, बुद्धि को विभेद एवं चयन करने की शक्ति है, गाल्टन ने कहा। गाल्टन ने क्या कहा? विभेद एवं चयन करने की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि तो किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है ना, तो वो प्रकट कैसे होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है? ये अभिव्यक्त होता है व्यवहारों में। तो जिस व्यक्ति में ये विभेदन और चयन की क्षमता अधिक हो, एक व्यक्ति एक वस्तु, एक किसी भी चीज़, कोई भी विचार, कोई भी आइडिया, किसी भी चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग करने की अगर क्षमता किसी के अंदर है और चयन की क्षमता है तो उसकी बुद्धि उतनी प्रखर मानी जाएगी। अगर विभेद करने की क्षमता अगर किसी में कम है तो इसका मतलब उसमें बुद्धि का लेवल कम है दूसरे के मुकाबले, कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि को विभेद एवं चयन करने की शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। यह थॉर्नडाइक ने कहा। ईएल थॉर्नडाइक मनोविज्ञान में एक बड़ी हस्ती है, बड़े मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सीखने पे बहुत बड़ा काम किया है और इन्होंने ये माना है कि समायोजन की योग्यता, उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। मनोविज्ञान में जो दूसरा बड़ा सबसे कंसेप्ट है बुद्धि के बारे में, यह जो एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है बुद्धि के अंदर, जो बड़ी मानसिक योग्यता माना जाता है, वो समायोजन की योग्यता है। और कई मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि समायोजन की योग्यता, उत्तम अनुक्रिया करना, उत्तम अनुक्रिया से ही निर्धारित होता है कि आप किसी परिस्थिति में किस तरीके से समायोजित कर पाते हैं। अगर आपका अनुक्रिया उत्तम नहीं है, बेहतर नहीं है, तो समायोजन में डिफिकल्टी आएगी। समायोजन बेहतर नहीं हो सकता। आपका एडजस्टमेंट उस परिस्थिति में, उस संदर्भ में, उस वातावरण में आपका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। तो उत्तम अनुक्रिया ये डिसाइड करता है कि आपका उस वातावरण के साथ कितने बेहतर ढंग से समायोजन हो सकता है। तो बुद्धि को बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये एक मेजर फैक्टर मानते हैं, जिसमें जितनी समायोजन की योग्यता है उसकी बुद्धि उतनी बड़ी है, उसकी बुद्धि उतनी प्रखर है, उसमें बुद्धि की मात्रा उतनी अधिक है। बुद्धि गतिशील समायोजन की योग्यता है, ये मन ने कहा है। एक ही बात है कि गतिशील समायोजन, गतिशील समायोजन से मतलब क्या समझ सकते हैं आप कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसा नहीं होता है, संदर्भ बदलते रहते हैं। अलग अलग परिस्थितियों के साथ आपका मुठभेड़ होते रहता है, अलग अलग परिस्थितियों के साथ आपका सामना होते रहता है। तो उस बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आप कितना बेहतर ढंग से अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, उतना ही बेहतर ढंग से आपकी बुद्धि अभिव्यक्त होती है। तो गतिशील समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता और फिर नई परिस्थितियों के में समायोजन की योग्यता है बुद्धि, ये स्टर्ड ने कहा। इस समायोजन पे हम आगे और जब इसकी विशेषता चर्चा करेंगे तो इस पर और बात करेंगे। तो समायोजन की योग्यता एक ऐसी मानसिक योग्यता जिसमें समायोजन की क्षमता हो, इस फैक्टर को बुद्धि का एक बड़ा फैक्टर माना गया है कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तात्कालिक समस्याओं का समाधान एवं भविष्य की समस्या समाधान की संभावना में पूर्वानुभवों की उपलब्धता ही बुद्धि है, गोजार्ड ने कहा। कोई भी एक्टिविटी, वो चिंतन की एक्टिविटी हो, कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो आपके अंदर चलता हो, उस समस्या से शुरू होता है। जब तक आपके पास कोई समस्या नहीं होगा, आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये जब वर्तमान में जो समस्याएं हैं और भविष्य की जो समस्याएं हैं, इस दोनों तरह की समस्याएं, वर्तमान समस्याओं के समाधान की योग्यता और भविष्य में होने वाली समस्या के समाधान करने की क्षमता में जो व्यक्ति अपने पूर्वानुभवों को यूज कर पाता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस को, फास्ट एक्सपीरियंस को, जो समस्या को सुलझाने में जो व्यक्ति जितना अधिक यूज कर पाता है, प्रयोग उसका कर पाता है अपने अनुभवों का,
उसमें उतनी अधिक बुद्धि है, उतनी अधिक बुद्धि मानी जानी चाहिए। एक गुजार्ड ने कहा। बहुत प्रैक्टिकल बात भी है कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो समस्याओं को सुलझाने में या समायोजन करने में विभिन्न परिस्थितियों के साथ या फिर सीखने की क्रिया में अपने पूर्वानुभवों का उपयोग करेगा। और अगर बुद्धिमान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलतियां बार बार, एक ही तरह की गलतियां वो बार बार करती जाएगा। और अगर वो अपने अनुभव का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम इतना तय है कि अपनी वो जो पूर्ववर्ती गलतियां हैं, जो पहले वो गलतियां कर चुका है, वो गलतियां नहीं करेगा, क्योंकि उसको अनुभव है कि हम इस तरह की गलती करने से इस तरह के परिणाम आते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। तो बहुत सुंदर बातें गुजार्ड ने कही है। इन सभी परिभाषाओं का फ्रीमैन ने अध्ययन किया और उन्होंने बुद्धि पे बहुत कार्य किया। सभी परिभाषाओं को उन्होंने अध्ययन करने के बाद उसे 4 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी में उन परिभाषाओं को रखा या उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जो ये मानते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो पहले कैटेगरी में सीखने की योग्यता, दूसरे कैटेगरी में समायोजन की योग्यता, उन सारे मनोवैज्ञानिकों को, उन सारे विचारों को जो कहते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, उसमें रखा। तीसरे अमूर्त चिंतन की योग्यता, वो सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को एक साथ रखा जो ये मानते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और चौथे परिभाषाओं में उन सभी मनोवैज्ञानिकों को रखा जिसमें जो बुद्धि को एक समन्वय, एक सभी तरह की मानसिक क्षमताओं का योग जिसको मानते हैं, जो मानते हैं कि बुद्धि में कोई ये पार्टिकुलर क्षमता नहीं, ये पार्टिकुलर क्षमता नहीं, ये पार्टिकुलर कारक नहीं है, सभी कारकों का योग है। तो इस तरीके से फ्रीमैन के हिसाब से सारी परिभाषाओं का 4 कैटेगरी बनाया गया। सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और सबको समन्वित करते हुए विविध मानसिक क्षमताओं का योग जिसमें माना गया है, इस तरीके से रखा है। एक और मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है बेसलर। उन्होंने इन सभी परिभाषाओं को बुद्धि पे गहरे अध्ययन करने के बाद एक परिभाषा दी जो आम तौर पे मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। सभी मनोवैज्ञानिक लगभग उनकी परिभाषाओं को उद्धृत करते हैं और उनकी परिभाषाओं को सबसे अच्छा मानते हैं। उन्होंने कहा है, बुद्धि एक समूच या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और इसमें जो उन्होंने बातें कही है, इस बातों को हम इसकी विशेषताओं में देखेंगे। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिसका नाम है अल्फ्रेड बीने। ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक स्कूल में टीचिंग करते थे और इन्होंने मनोविज्ञान में बुद्धि को मेजर करने के लिए सबसे पहला प्रयास किया था और 1905 में एक बुद्धि में को मेजर करने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण लाया था। उन्होंने भी बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया। गार्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन करता है। गार्डनर और स्टर्नबर्ग यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति को जिस वातावरण में रहना होता है वो न सिर्फ उसके साथ अनुकूलन करता है बल्कि उस परिस्थिति को, उस पर्यावरण को अपने अनुकूल परिवर्तित और परिमार्जित भी करता है। उसको खुद को बदल भी देता है और अपने अनुसार उसे बना लेता है। उसे जिस तरह का वातावरण चाहिए जिसमें वो फिट हो सकता है, उस तरह के वातावरण को वो निर्मित भी कर लेता है। एक और मनोवैज्ञानिक थर्स्टन हुए जिन्होंने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। जब हम मनोविज्ञान में विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमको बुद्धि को समझने में और मदद मिलेगी। लेकिन थर्स्टन का यह बात, उनका ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धि को समझने के लिए कि थर्स्टन ने अपने अध्ययन में 56 विभिन्न मानसिक परीक्षणों पे अध्ययन किया और कई परियोजनाओं के प्राप्तांक के आधार पर उन्होंने ये बताया कि बुद्धि में कम से कम 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं होती है, और जबकि गिलफोर्ड ने 150 मानसिक
150 से अधिक मानसिक क्षमताओं की चर्चा की है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बुद्धि में कितने कारक हैं, कितनी मानसिक योग्यताएं हैं, कितनी क्षमताएं हैं उसमें, ये सचमुच में अभी तक किसी को पता नहीं है। बस हम अनुमानों पे चलते हैं, अनुमान लगाते हैं। जब वो अपने व्यवहारों में अलग अलग तरह की क्रियाओं में अलग तरह की एक्टिविटी या सृजनात्मकता दिखाता है किसी समस्या को सुलझाने में, तो हम अनुमान लगाते हैं कि इस तरह की बुद्धि है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक मोटे तौर पे विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद आपको बुद्धि के बारे में एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया होगा, खाका तैयार हो गया कि बुद्धि से समझते क्या है। बुद्धि के विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन करने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके विश्लेषण के पश्चात हम इसकी विशेषताओं को बता सकते हैं कि बुद्धि में क्या क्या विशेषताएं होती है, जो निम्न प्रकार से है। आइए एक एक करके देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट, हमारी समझ बुद्धि के प्रति और बेहतर बने। सबसे पहला है कि बुद्धि को एक जन्मजात शक्ति माना गया है। जन्मजात शक्ति मानने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस पर वातावरण और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये बुद्धि जो जन्मजात मानी जाती है, जन्म से ही किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है, ये बाहर से नहीं आता है। लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का असर पड़ता है, प्रशिक्षण का असर पड़ता है। प्रशिक्षण और वातावरण से इसको और उन्नत बनाया जा सकता है और इसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। ये मनोविज्ञान में काफ़ी विवाद का विषय रहा है कि अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, कि ये बुद्धि पे ज़्यादा किसका प्रभाव है। तो बुद्धि पे अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इस पे काफ़ी अध्ययन किए हैं। जेनसन ने अपने अध्ययन के आधार पे अनुवांशिकता गुणांक यानी हेरिटेबिलिटी रेशियो के जरिए ये सिद्ध किया है, ये बताया है कि बुद्धि का अनुवांशिकता गुणांक 0.80 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुवांशिकता गुणांक या हेरिटेबिलिटी रेशियो हमें यह बताता है कि जो विभिन्न शील गुणों में व्यक्तिक भिन्नता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विभिन्न शील गुणों में जो अंतर होता है, ये बुद्धि का ले लें तो बुद्धि में जो अंतर होता है उसमें कितने प्रतिशत, ये किस रेशियो में अनुवांशिकता उसके लिए जवाबदेह होता है या पर्यावरण जवाबदेह होता है। जेनसन ने अपनी हेरिटेबिलिटी रेशियो के जरिए अपने अध्ययनों में बताया कि बुद्धि का अनुवांशिकता गुणांक 0.80 होता है, यानी 80% जो हमारी बुद्धि डिसाइड होती है उसमें अनुवांशिकता की भूमिका होती है और 20% पर्यावरण इसमें रोल प्ले करता है। जेनसन के इस अध्ययन को, इस थियोरी को, इस खोज को जेनसन प्रकल्पना के नाम से मनोविज्ञान में जाना जाता है। बुद्धि की दूसरी विशेषता समायोजन की योग्यता। बुद्धि समायोजन की योग्यता है। समायोजन की योग्यता से क्या तात्पर्य है? समायोजन कहते किसको है? अंग्रेजी में इसको एडजस्टमेंट कहते हैं, हिंदी में समायोजन के अलावा अनुकूलन भी बोल लेते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को जब फिट बैठा लेते हैं, अपने आप को उसमें घुला मिला लेते हैं, उस परिस्थिति के सदस्यों का आप हिस्सा बन जाते हैं, तो ये समझा जाएगा कि आप वहाँ पे अनुकूलित कर लिए खुद को समायोजित कर लिए। समायोजन का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में खुद को, अपने आप को डुबो लेना, अपने आप को भिगो लेना, अपने आप को उसमें फिट बैठा लेना। जैसे आप इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मान लिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी बहुत करने के बाद भी आप उसमें जब सफल नहीं होते हैं तो दो परिस्थितियां बनती है। आप किसी दूसरे लक्ष्य की ओर जाएंगे, कोई दूसरा लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएं और आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएं। तो जो दूसरा परिस्थिति है, ये किसी भी हाल में ये नहीं कहा जाएगा कि आप खुद को नए वातावरण के साथ, जो नया सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आप आईएएस की परीक्षा में असफल हो गए, आप आईएएस नहीं बन पाए, तो अब ज़िंदगी समाप्त हो गई और अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ समायोजन का लक्षण है कि आप अपने आप को, नई परिस्थिति जो बनी है उसमें आप अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। उसी
दूसरे जो पहला कंडीशन है कि अगर आप उसमें सफल नहीं हुए तो आप किसी पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गए, किसी और दूसरे एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी में लग गए और वहाँ आप सफल हुए और फिर जो नई परिस्थिति बनी उसमें आप खुद को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये समायोजन का एग्जाम्पल है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को किस तरीके से समायोजित कर लेते हैं। अगर समायोजित कर लेते हैं तो आपकी बुद्धि के लेवल बेहतर है, आपको अनुवांशिक रूप से और ट्रेनिंग के लेवल पे, प्रशिक्षण के लेवल पे आपको बुद्धि के प्रति एक बेहतर समझ मिली है जो हर परिस्थिति में आपको समायोजन के लिए जवाबदेह बनाती है। इसको और एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूबर बनने के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। आप चाहते हैं आपका कंटेंट इस तरीके का है कि आपको बड़े कैमरे चाहिए, बहुत सारे मतलब संसाधन चाहिए, एक बेहतर स्टूडियो चाहिए, लेकिन ये सब आपके पास नहीं है। तो अब यहाँ पे संभावना क्या है? या तो ये काम को करना आप छोड़ दें या फिर आपके पास जो संसाधन है उसी संसाधनों के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि मेरा स्टूडियो 20 लाख का हो, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो अभी हम सैमसंग के मोबाइल से और इस तरह के ये जो फ़ोन है, माइक्रोफोन, हम इससे काम चला रहे हैं। तो ये एक समायोजन का एग्जाम्पल है कि अभी जो परिस्थिति है आप उसके साथ किसी तरह से अनुकूलन स्थापित कर पा रहे हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, उच्च बुद्धि होने का प्रमाण है कि आपके अंदर बुद्धि अधिक है और नई परिस्थितियों में जो परिस्थिति है उसी के साथ आप स्वीकार कर करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो परिस्थिति हो सकता है कि अब है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, और आप जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे वो समायोजन का होगा, समायोजन की विपरीत वाली स्थिति का। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ गए होंगे और फिर जब हम इसके बाद वाले वीडियो में हम लाएंगे इसके बुद्धि के विभिन्न थ्योरी पे बात करेंगे। तो बुद्धि के जो बचा कुछ जो कुछ भी आपको लग रहा है कि कमी रह गई हो तो उसको समझने के बाद एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच आप डेवलप कर लेंगे, बुद्धि के बारे में पूरी समझ विकसित कर लेंगे कि बुद्धि क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम ये इसकी तीसरी विशेषता, सीखने की योग्यता। कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जोड़ देकर कहा है और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों का ग्रुप जो है इस बात से सहमत है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को जितनी जल्दी सीख ले, जितनी जल्दी समझ ले और कम प्रयासों में कम समय के साथ जो व्यक्ति जितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख ले वो उसका बुद्धि उतनी अच्छा माना जाता है, उसकी बुद्धि उतनी प्रखर मानी जाती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन किसको कहते हैं? अमूर्त चिंतन वैसे चिंतन को कहते हैं जो शब्दों, संकेतों, चिन्हों और विभिन्न तरह के सिंबलों के आधार पर कुछ चिंतन करता है, कुछ सोचता है जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप उसके बारे में सोच करके, कल्पना कर करके कोई सृजन का काम कर रहे हो, किसी चीज़ पे, किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता है जो बुद्धि की पहचान है। जिसके पास जितनी अधिक अमूर्त चिंतन रहेगा, करने की क्षमता रहेगी, करने की योग्यता रहेगा, उसके पास उतनी अधिक बुद्धि समझी जाएगी। जैसे जो दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ये सभी अमूर्त चिंतन की योग्यता इसमें अधिक होती है। चीज़ें हमेशा उसके पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वो कल्पनाओं के जरिए वैसा सोच करके नई चीज़ें निर्मित करते हैं। तो अमूर्त चिंतन से आशय ये हुआ कि विभिन्न संकेतों, चिन्हों, शब्दों के जरिए जब आप किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं, कोई सृजन कर पाते हैं, कोई कार्य कर पाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप अमूर्त चिंतन का उपयोग कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और उस 5वें नंबर पे है जटिल विचारों को समझने की योग्यता। जिसके पास इतनी सारी योग्यताएं हैं तो वो जटिल समस्याओं का समाधान भी कर पाएगा। अगर जटिल समस्याओं को समाधान करने में वो सक्षम है तो उसके पास बुद्धि अधिक है। या फिर इसको ऐसे कह लें कि जिसके पास बुद्धि अधिक रहेगी वो जटिल समस्याओं का भी समाधान कर पाएगा। समस्याएं कुछ सिंपल लेवल पे होता है, कुछ मीडियम पे लेवल पे होता है और कुछ समस्याओं के लिए उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति जितना इसमें सक्षम होगा उसके पास बुद्धि उतनी अधिक होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि में
जटिल समस्याओं को समझने की भी योग्यता होती है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करते हैं, कई कई दिनों तक जो काम करते हैं, उसकी समस्याएं बहुत काफ़ी जटिल होती है। जटिल तरह के कामों में उलझ करके उस समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों में, साइंटिस्ट में ये बुद्धि बहुत अधिक पाया जाता है। तो बेसलर ने क्या कहा था बुद्धि के बारे में, या किस तरीके से परिभाषित किया था? बुद्धि एक समुच्च या सार्वजनिक क्षमता है जिसके जरिए व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो जिस व्यक्ति में बुद्धि अधिक होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करेगा। उसकी क्रियाएं जो होता है पर्पसफुल होता है। वो जो भी करेगा ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही कर रहे हैं, उसके पीछे, करने के पीछे उसका कारण नहीं होता है कि ये करने से हमें ये चीज़ प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जो क्रियाएं करता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, और जो गैर उद्देश्यपूर्ण होते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति का वो लक्षण नहीं है। और विवेकशील चिंतन, जो भी वो चिंतन करेगा उसमें रेशनैलिटी होगा, उसमें विवेक समाहित होगा, उसके जो चिंतन होंगे वो लॉजिकल होंगे, इलॉजिकल नहीं सोचेगा। तो बुद्धि जिसमें जितनी अधिक रहेगा वो उतना ही रेशनैलिटी दिखाएगा, वो उतना ही विवेकशील चिंतन कर पाएगा, वो उतना ही लॉजिक का और फैक्ट का इस्तेमाल कर करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो ये जो वेसलर की परिभाषा है उससे निकल करके आया है। और समायोजन की योग्यता आप देख चुके हैं, वेसलर की ही परिभाषा में है कि उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो ये वेसलर के 6 और 7 और फिर ये जो 2 नंबर की विशेषताएं हैं वेसलर की परिभाषाओं से निकल करके आया है। और 8 नंबर में उसकी विशेषता गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। हम पहले भी बता चुके हैं यहाँ पे कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो लाभ उठाएगा, चाहे किसी ढंग की समस्या का समाधान कर रहा हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, कोई नया काम कर रहा हो, तो उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा। और जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ये अपने गत अनुभवों से लाभ उठाते हैं। एक छोटा बच्चा भी होता है जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस अगर बुरा होता है तो उस चीज़ को नहीं करता है, और अगर उसके पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि हमको ये करने से कुछ अच्छा चीज़ मिलता है, चॉकलेट मिलते हैं, प्रशंसा मिलते हैं और कुछ किसी तरह का इंसेंटिव मिलता है, तो वो काम करेगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, अगर मिर्ची खा ले तो 1-2 एक्सपीरियंस के बाद उसे समझ हो जाता है कि वो तीखा है, हमको नहीं खाना है। या फिर कुछ अच्छा कर लेते हैं जिससे चॉकलेट मिलता है, प्रशंसा मिलता है, तो वो उस काम को करता है। थॉमस एल्वा एडिसन जब ये विद्युत का आविष्कार कर रहे थे, बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो वो हजारों एक्सपेरिमेंट किए और हर बार वो सफल हो रहा था। दोस्तों ने उसे जब उसका मजाक उड़ा करके पूछा कि इतने बार तुमने प्रयास किया, तुम्हें क्या हासिल हुआ, ये काम को क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब बहुत लाजवाब था। उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता है कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं, रोशनी पैदा नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे थे कि ये काम करने से हमें ये चीज़ हासिल नहीं होगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है। उसके बाद देखिए, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक में अंतर करने की योग्यता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसे समझ होता है कि जो समाज के जो मानदंड होते हैं हमें उसे नहीं तोड़ना है। समाज के क्या मानदंड है, क्या नॉर्म है, हमें उसे फॉलो करना है। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन सा काम करें जिससे कि हमको प्रशंसा मिले, कौन सा काम करने से हमें सज़ा हो सकती है, कौन सा काम करने से समाज को नुकसान हो सकता है, खुद का नुकसान हो सकता है। एक समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति इन चीज़ों को अच्छी ढंग से समझता है और उसी के अनुरूप वो अनुक्रियाएं करता है। इन सारी चीज़ों में उसमें अंतर करने की योग्यता है, जिसमें डेफिनेटली जिसमें ये अंतर करने की योग्यता कम होगा उसकी बुद्धि कम मानी जाएगी, और जिसमें नहीं होगा उसकी बुद्धि नहीं मानी जाएगी। 10वीं विशेषता क्या है कि लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। ये कोल एवं ब्रूस ने कहा है। कोल एवं ब्रूस का अध्ययन ये कहता है कि बालक एवं बालिकाओं में जो मतलब बालक और बालिकाएं होने के वजह से किसी व्यक्ति में बुद्धि
का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, यानी कि जेंडर की वजह से किसी की बुद्धि अधिक प्रभावित नहीं होती है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है ये बताते हैं कि जेंडर से कम होता है, लेकिन जेंडर अलग जेंडर होने के कारण जो उसे सामाजिक प्रतिक्रियाएं मिलती है या सामाजिक रूप से जो उसे अवसर की उपलब्धता अनुपलब्धता मिलती है, इस वजह से बुद्धि जरूर प्रभावित होती है। किसी को जेंडर की वजह से कोई अवसर मिल पाता है, कोई अवसर नहीं मिल पाता है। जेंडर के वजह से उसे कई तरह की, किसी को छूट मिल पाता है और किसी को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से उसके बुद्धि में अंतर हो सकता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं के बराबर होता है। जो पहली विशेषता हम देख रहे थे कि यह एक जन्मजात शक्ति है, तो उसमें ये भी देखें कि वातावरण और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। तो जिसको इसमें ये प्रशिक्षण की उपलब्धता होती है उसकी बुद्धि प्रखर होगी, और अगर प्रशिक्षण उसे कम मिला है, नहीं मिला है, तो जो 20% का हिस्सा है, जो हम क्या कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है और 80% आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, जेनसन ने कहा, जिसे जेनसन प्रकल्पना कहते हैं। तो ये 20% तो ये लैक करेगा, जिसकी वजह से बुद्धि में अंतर हो सकता है। आप बुद्धि की विशेषताओं को समझ चुके हैं, इसके स्वरूप और प्रकृति को, आप नेचर को समझ चुके हैं कि बुद्धि क्या है। अब आइए देखते हैं बुद्धि के कुछ प्रकार, ताकि बुद्धि के कंसेप्ट को और बेहतर ढंग से समझा जाए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उनका इस बुद्धि से होता है जो व्यक्ति जितना व्यवहारिक होता है, मिलनसार होता है, समाज में घुल मिल के रहते हैं, सबसे बातें करते हैं, और इस तरह के व्यक्ति ज़्यादा नेता होते हैं जो जिसमें इस तरह की योग्यता होती है, जिसमें इस तरह की बुद्धि होती है, वो आमतौर पे समाज के लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं और उनको समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है। तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसे बुद्धि से होता है जिसका सामाजिक सरोकार ज़्यादा होता है। वो जितना खुद पे ध्यान देते हैं व्यक्तिगत रूप से, उतना वो समाज पे भी ध्यान देते हैं। समाज के हर लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, उनका ये आम लक्षण होता है। तो ये सामाजिक बुद्धि होता है। अमूर्त बुद्धि, ये अमूर्त चिंतन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की क्षमता अधिक होती है, और अमूर्त चिंतन क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। तो जिसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता ज़्यादा होती है उसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, और इसके विपरीत एक मूर्त बुद्धि होती है, यानी जिसमें मूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है उसके अंदर मूर्त बुद्धि होती है। और जिसमें मूर्त बुद्धि अधिक होता है वो ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और ठोस वस्तुओं का संचालन विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से कर लेता है। और जिसमें मूर्त बुद्धि अधिक होता है वो बिजनेस व्यापार में अधिक सफल होता है, वो बिजनेस व्यापार की चीज़ों को, उसके बारीकियों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। तो ये थॉर्नडाइक का डिवीज़न है, काफ़ी फेमस डिवीज़न है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि ये सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि किस मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार के डिवीज़न किए हैं, किस मनोवैज्ञानिक का ये क्लासिफिकेशन है बुद्धि का। P.E. बर्नन ने 1969 में बुद्धि के 3 अर्थ बताया, या बुद्धि के 3 प्रकार बताए, यानी बुद्धि को वो 3 तरीके से समझने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। पहला, बुद्धि को उन्होंने जननिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। इसे जीनोटाइप उन्होंने कहा कि बुद्धि को एक आनुवांशिक क्षमता के रूप में, बुद्धि को एक आनुवांशिक कारक के रूप में समझने की कोशिश की। और हेब ने इस बुद्धि को ए टाइप बताया, बुद्धि का ए टाइप बताया, बुद्धि का ए प्रकार बताया। और दूसरे तरीके से जो दूसरा प्रकार उन्होंने बताया प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि को उन्होंने आनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम बताया। जो व्यक्ति जितना ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किसी काम को कर पाता है, अपना समस्या का समाधान कर पाता है, अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर पाता है, उसकी बुद्धि उतनी प्रखर, उसकी बुद्धि उतनी अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब कि ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि जो व्यक्ति जितने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार को कर पाता है उसमें इस तरह की बुद्धि उतने ही अधिक होता है। हेब ने इसे बुद्धि का बी टाइप बताया था। और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, यहाँ पे बोरिंग ने जो बातें कही थी कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मेजर करता है, तो बुद्धि प्राप्तांक के रूप में बुद्धि को देखा गया, यानी कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मेजर करता है। और ये एक बर्नन का, P.E. बर्नन का ये एक फंक्शनल डिफिनेशन कह सकते हैं, इसको क्रियात्मक परिभाषा है कि जिस रूप में बुद्धि कार्य करता है
जिस रूप में बुद्धि परीक्षण पे आता है, मेजर होता है, जो प्राप्तांक आते हैं, उस रूप में बुद्धि को समझा गया है। एक और मनोवैज्ञानिक है स्टाइनबर्ग, जिन्होंने बुद्धि के 3 उप सिद्धांत दिए। ये बुद्धि को 3 ढंग से क्लासीफाई किया। पहला उप सिद्धांत है संदर्भात्मक बुद्धि, जिसको कंटेक्चुअल सब थ्योरी कहते हैं, और दूसरा अनुभवजन्य बुद्धि, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, और फिर तीसरे प्रकार के जो खटकीय है, कंपोनेंट सब थ्योरी। ये 3 उप सिद्धांत के जरिए बुद्धि को समझने की कोशिश किए, या फिर इसको 3 प्रकार बताया। संदर्भात्मक बुद्धि विभिन्न संदर्भों में, संदर्भात्मक बुद्धि से उनका आशय था कि विभिन्न संदर्भों में जो व्यक्ति बेहतर ढंग से अपनी अनुक्रिया कर पाता है, वो उसके अंदर वो संदर्भात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है। और अनुभवजन्य बुद्धि का तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज कर पा रहा है, वो अनुभवजन्य बुद्धि है। और घटकीय बुद्धि में जिसमें विश्लेषणात्मक क्षमता हो, जिसमें आलोचनात्मक क्षमता हो, और ये बुद्धि का अमूर्त चिंतन प्रकार दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने जो बताया, ये स्टाइनबर्ग का घटकीय बुद्धि वही है। उम्मीद करते हैं कि इधर वाले चीज़ समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद तैथिक आयु, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि को थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु मेंटल एज, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ जिसको कहते हैं, काफ़ी प्रचलन में ये शब्द रहते हैं। तैथिक आयु से तात्पर्य ये होता है कि जो व्यक्ति का वास्तविक एज है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 10 साल का है, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी तैथिक आयु है वो 10 साल का है। कोई 12 साल का है तो 12, ये वास्तविक एज को इंडिकेट करता है, ये वास्तविक एज की ओर इशारा करता है कि जो वास्तविक एज है वो उसका तैथिक आयु है। अगर हम 40 साल का है तो 40 साल मेरा तैथिक आयु हो गया। मानसिक आयु की संकल्पना सबसे पहले मनोविज्ञान में अल्फ्रेड वीने ने दिया था। अल्फ्रेड वीने एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले 1905 में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाया बुद्धि को मेजर करने के लिए। इसी बुद्धि परीक्षण को 1908 में उन्होंने संशोधित किया और पहली बार मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया। मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए टुकमैन ने कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। तो जाहिर से है कि ये जो मानसिक आयु है यह एक प्राप्तांक से निर्धारित होता है कि किसी का मानसिक आयु क्या होगा। तैथिक आयु तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जितने साल का है उसका जो वास्तविक एज है वो तैथिक आयु है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज है उसका। और मानसिक आयु का निर्धारण होता है कि जब वो किसी बुद्धि परीक्षण पे जब कोई परफॉर्मेंस करता है और उसकी सफलता या असफलता से डिसाइड होता है कि उसकी मानसिक आयु क्या है। मानसिक आयु का मतलब एक प्राप्तांक जो बुद्धि परीक्षण पे उसे प्राप्त हुआ है। अब देखिए, बुद्धि परीक्षण जो बनाए जाते हैं विभिन्न एज ग्रुप के औसत परफॉर्मेंस के आधार पर बनाए जाते हैं। कि मान लीजिए कि कोई 10 साल का बच्चा है और 10 साल के बच्चों के लिए एक बुद्धि परीक्षण बनाया गया है, तो 10 साल के बच्चों का जो एक औसत मानसिक लेवल होता है, औसत मानसिक लेवल होता है, उस आधार पे कि हाँ इस 10 साल के बच्चे किस तरह की समस्याओं को सुलझा सकता है या अच्छा परफॉर्मेंस उस पर कर सकता है। और कोई 8 साल के लिए बनाया गया है तो 8 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए वो बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एज ग्रुप के बच्चे उस बुद्धि परीक्षण पे औसतन अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। उसी तरह कोई 12 साल के एज ग्रुप के लिए अगर बुद्धि परीक्षण बनाया गया तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि 12 साल के बच्चों के लिए वो बुद्धि परीक्षण बनाया गया है। अगर कोई बच्चा उस 12 साल के एज ग्रुप में का परफॉर्मेंस उसका उसमें बेहतर होता है, अगर वो सॉल्व कर लेता है, समस्या को समाधान कर लेता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका मेंटल एज 12 साल का है। अब मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है तो उसकी तैथिक आयु 10 साल का हो जाएगा। और उसका जब बुद्धि परीक्षण पे 8 साल के बुद्धि परीक्षण 8 साल के बच्चों के लिए जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया है उस पर जब उसका टेस्ट लिया गया तो वो उसमें सफल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 10 साल का बच्चा है लेकिन उसकी मानसिक आयु 8 साल का भी नहीं है। फिर वो 6 साल के
औसत ग्रुप के लिए जो बनाया गया है बुद्धि परीक्षण, उस पर जब उसको परफॉर्मेंस को देखा गया तो वो 6 साल के बच्चों के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण पे उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी मानसिक आयु 6 साल का है, लेकिन तैथिक आयु 10 साल का है। तो किसी भी व्यक्ति का तैथिक आयु स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, लेकिन मानसिक आयु उसका नीचे या ऊपर जा सकता है। अगर मानसिक आयु नीचे गया है तो इसका मतलब वो औसत से नीचे बुद्धि का है, और अगर वो अपने एज ग्रुप से ऊपर के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण पे अपना परफॉर्मेंस बेहतर देता है, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी जो मानसिक आयु है अपने तैथिक आयु से ज़्यादा है, और वो उच्चतर बुद्धि का है, यानी उच्च बुद्धि का है वो व्यक्ति। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तैथिक आयु का सिंपल मतलब ये हो गया कि जो उसका वास्तविक एज है, और मानसिक आयु से तात्पर्य ये हो गया कि यह बुद्धि परीक्षण पे आए प्राप्तांक से डिसाइड होता है कि किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का मानसिक आयु क्या होगा। 10 साल का बच्चा अगर 12 साल के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण पे अपना परफॉर्मेंस सही देता है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका मानसिक आयु 12 साल का है। लेकिन अगर 10 साल के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण पे वो अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाता है, तो इसका मतलब हुआ कि औसत बुद्धि से वो नीचे का है, और 8 साल के बच्चों के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण पे उसका परफॉर्मेंस ठीक है, तो उसका मेंटल एज 8 साल का होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। बुद्धि लब्धि के कंसेप्ट को सबसे पहले मनोविज्ञान में 1912 में विलियम स्टर्न ने लाया था। उनका सिंपल परिभाषा था MA/CA, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, और इसको आगे संशोधित कर करके 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बड़े मनोवैज्ञानिक लुई टर्मन द्वारा संशोधित किया गया, और इसको बना दिया गया MA/CA × 100। तो ये है क्या, बुद्धि लब्धि है क्या? ये बुद्धि लब्धि एक ऐसा फार्मूला है जो बुद्धि परीक्षण पे आए प्राप्तांक को एक्सप्लेन कर यह बताता है कि आप औसत बुद्धि से कितने दूर हैं, कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, आपकी बुद्धि का लेवल क्या है। अगर कोई पूछे कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो सिंपल तरीके से इसे ऐसे कहा जा सकता है कि यह एक बुद्धि परीक्षण पे आए प्राप्तांक को तैथिक आयु से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर करके जो प्राप्त होता है वो बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि के जरिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि का लेवल क्या है, वो औसत बुद्धि का है, औसत से ऊपर का है, या औसत से नीचे का है। बुद्धि लब्धि के जरिए आपके बुद्धि को आंकिक मान दिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया जाता है कि आपकी बुद्धि कितना है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप कम से कम इतना तो समझ गए होंगे कि बुद्धि से आशय क्या है, बुद्धि क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, जब कोई बुद्धि कहे तो बुद्धि से उसका क्या मतलब होता है, और जो कुछ भी रह गई है तैथिक आयु, मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि, इनकी चर्चाएं हम और भी आगे करेंगे। जब बुद्धि के सिद्धांत वाले वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, तो वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार।